हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम है आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो खास तौर से जेपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 3 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं आज, चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन करें। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है आपका 6th जेपीएससी के मेंस में भी पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं आने वाले जेपीएससी मेंस के एग्जामिनेशंस में, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में, जो इंट्रोडक्शन है उसको, ताकि एक क्वेश्चन की भूमिका जो है वो बनाया जा सके और उसके आधार पर हम लोग अपने जो आंसर है उसको लिख सके। दूसरी चीज़, जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनमें शासन व्यवस्था जो है उसके सभी पहलुओं की यहाँ पे चर्चा करनी जरूरी है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे जो है अपने आंसर को पूरी तरह से डिटेल में लिखना है। आगे बात करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर करें, ताकि जो है उन्हें भी एक बेहतरीन कंटेंट पढ़ने के लिए मिलते रहे। और हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन भी यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को अगर प्रेस कर लेंगे तो मिलते रहेंगे। और सभी अपडेट के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन है आपका, चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था का उल्लेख करें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य की यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले तो यह कहाँ था, तो यह दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। दक्षिण भारत के कौन कौन से नदी, तो दो नदियों का यहाँ पे जिक्र मिलता है प्राचीन भारत में। एक है आपका पेन्नार और दूसरा है वेल्लारू। कौन कौन सा, एक है आपका वेल्लारू नदी और दूसरा है आपका पेन्नार। इन दोनों के बीच जो है ये जो आपका साम्राज्य था ये फैला हुआ था। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पूरा जो साउथ इंडिया है उसमें जो प्राचीन जो साम्राज्य है उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण जो साम्राज्य हैं वो मिलते हैं। तो ये जो 3 साम्राज्य हैं वो आपके मिलते हैं यहाँ पे। इस पार्ट में आपको मिलेगा आपको पांडे, ठीक है। और इसे थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे जो आपका चोल साम्राज्य है। वहीं अगर इस क्षेत्र में बात करेंगे तो इस आसपास में मिलेगा आपको चेर, ठीक है। इस जितना चीज़ जो है आपके माइंड में बना हुआ रहना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम लोग अगर आगे बात करते हैं तो ये जो आपका चोल साम्राज्य है इसको चोलामंडलम या फिर कोरोमंडल भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इस भाग को जो तमिलनाडु वाला भाग है उसको आपका कोरोमंडल भी कहा जाता है, तो इसलिए जो इसको है कोरोमंडलम के नाम से भी जाना जाता था। और एक चीज ध्यान दे, नीचे जो है ये पांड्य राज्य है, तो पांड्य राज्य से इसकी स्थिति किधर है, तो इसकी स्थिति हम लोग कह सकते हैं यह जो है आपका उत्तर पूर्व स्थित में है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा में है पांड्य राज्य से। आगे बात करेंगे तो यहाँ जो चोल शासक हैं इनका जो चिन्ह था वो बाघ था। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, सभी जो आपका साम्राज्य थे, चाहे आपका चोल हो या फिर पांडे हो या फिर आपका चेर हो, सबका जो है जो चिन्ह था वो अलग अलग था। तो यहाँ पे जो चोल साम्राज्य है उसका चिन्ह था बाघ। आगे अगर हम लोग और बात करते हैं तो देखिए, मैंने पहले ही बोला कि जो चोल साम्राज्य है उसका 2 बार उत्थान और पतन मिलता है। तो शुरुआती जो दशक थे, जब जो है एडी आपका स्टार्ट हुआ था, वही समय जो था चोल साम्राज्य आ गया था, ठीक है। और उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था, राजा का नाम था करिकल। वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली राजा था उस समय का। बाद में उसका पतन जो है आने वाली पीढ़ियों में कमजोर राजाओं के कारण हो गया था। और उस समय जो है इसकी राजधानी बनाई गई थी वो थी आपकी कावेरी पट्टनम। क्या थी, तो कावेरी पट्टनम उस समय की राजधानी थी। आगे बात करते हैं तो अभी मैंने जैसे बताया कि उसमें सबसे शक्तिशाली राजा था वो था करिकल, और बाद में कमजोर राजा हुए उस साम्राज्य में और बाद में उसका पतन हो गया, ठीक है, समय के साथ। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो 9वीं शताब्दी में जो है फिर से इस चोल साम्राज्य का उत्थान हुआ, और इस चोल साम्राज्य के उत्थान के समय सबसे महत्वपूर्ण राजा था वो था विजयालय, ठीक है। और विजयालय ने जो है चोल साम्राज्य को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। इसकी नौसेना काफ़ी मजबूत थी और इसने जो है समुद्री मार्ग से भी विभिन्न देशों में जो है अटैक किया और उसे जीता भी, ठीक है। बाद में महत्वपूर्ण राजाओं की बात करें तो विजयालय हुए, इसके साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा परांतक का, राज प्रथम का और फिर राजेंद्र प्रथम का। ये जो है प्रमुख जो है ऐसे राजा हुए जिन्होंने चोल साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलिए बात करते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके शासन व्यवस्था की प्रमुख पहलुओं को, ठीक है, जो हमें आंसर के फॉर्म में लिखना है।
पैराग्राफ बना के लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ पॉइंट बना के भी इसे लिखा जा सकता है। आगे बात करते हैं तो देखिए, समकालीन शासन व्यवस्था मतलब कि एक ही समय में जो है साउथ इंडिया में 2-3 शासन व्यवस्था चल रही थी, जिनमें आपका साम्राज्यों की बात करें तो कौन कौन थे, जैसा मैंने बताया कि आपका चोल, पांडे और चेर, ये 3 थे, ये प्रमुख थे। और तीनों की जो आपकी शासन व्यवस्था थी लगभग सिमिलर थी, क्योंकि ये जो है संगम काल से ही जो प्रभावी जो अपने शासन व्यवस्था है वो चला रहे थे। संगम काल से ही सभी इन्फ्लुएंस थे। और संगम काल जो है उसका जो आयोजन है ये पांड्य राजाओं ने कराया था, अपनी जो धन है उसको खर्च करके। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पांड्य राजाओं ने कराया था। और मदुरई और आपका कपाटपुरम, यहाँ पे जो है ये संगम की बैठकें जो हैं वो आयोजित की गई थी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके व्यवस्था की। तो व्यवस्था में राजतंत्र व्यवस्था था, ठीक है। और जो भी यहाँ पे व्यवस्था थी वो वंशानुगत थी, मतलब राजाएं जो थे वो वंशानुगत तरीके से चुने जाते थे और राजा की शक्ति ही सबसे सर्वोच्च मानी जाती थी। प्रजा को जो है राजा सर्वोपरि मानता था। ये काफ़ी अच्छी बात है शासन व्यवस्था की। कहीं पर भी अगर प्रजा को सर्वोपरि माना जाता है तो वहाँ जो है शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से चलता है। प्रजा के कष्टों को सुनने के लिए जो है राज्यसभा का भी वहाँ पे आयोजन किया जाता था और इसे कहा जाता था नालवो। क्या कहा जाता था? नालवो कहा जाता था। अब बात करते हैं यहाँ पे ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण जो है ये काफ़ी अपना प्रमुख स्थान रखते थे और इन्हें जो है उच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि हिंदू प्रभावी शासन था वहाँ पे और वैदिक जो कर्मकांड थे वो अपने बहुत ही चरम सीमा पे थे वहाँ पे। और इसके कारण जो है ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे और सुविधा प्रदान की गई थी और अच्छे अधिकार दिए गए थे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, जो राजा थे वो युद्ध प्रेमी होते थे और इनको जो है चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए हमेशा युद्ध में ये तैयार रहते थे लड़ने के लिए। और इनकी जो इच्छा थी वो यही थी कि अगर युद्ध में इन्हें वीरगति भी प्राप्त हो जाए तो भी इनके लिए बहुत ही गौरव का बात होता था। आगे बात करते हैं तो राजा जो है उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए 5 प्रकार की जो है वो समितियां बनाई गई थी। इस समिति में कौन कौन थे? तो इसमें थे आपके पहले तो थे मंत्री। देखिए कई सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको तमिल में मिलेंगे। किसमें? तो तमिल में, क्योंकि जो संगम काल था वो आपका तमिल में था और वहाँ पे जो है तमिल भाषा ही सबसे ज़्यादा प्रभावी था। साहित्य भी उनकी तमिल भाषा में ही आपको मिलेगी। तो मंत्री थे, मंत्री को कहा जाता था अमाइचर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पुरोहित की। तो पुरोहित को कहा जाता था पुरोहितयार। उसके बाद सेना नायक थे, तो सेना नायक को कहा जाता था सेनापतियार। और राजदूत जो थे होते थे उनको कहा जाता था दूतार। और गुप्तचर थे उनको कहा जाता था उर्रार, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नगरीय और ग्रामीण शासन व्यवस्था की। तो नगरीय एवं ग्रामीण शासन व्यवस्था में जो है सबको छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया गया था, ताकि जो है शासन व्यवस्था जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जा सके। और हर जो इकाइयाँ थी उनमें एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता था और इस प्रशासनिक अधिकारी को कहते थे मंडरम। क्या कहते थे? तो मंडरम कहते थे। आगे बात करते हैं तो जो ग्राम प्रशासन थी वो सबसे छोटी इकाई थी गांवों में, ठीक है। और छोटे ग्राम सभाओं को अवय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो अवय कहा जाता था। साथ ही यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो थे जितने प्रकार के विवाद थे, ठीक है, जितने प्रकार के विवाद थे उनको निपटाने का काम करते थे। साथ ही साथ व्यापार और रोजगार आदि संबंधी के जो भी विवाद वहाँ पे होते थे उनको जो है निपटाने का काम करते थे। इसका PDF आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जो है पढ़ने में आपको आसानी हो। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाता है तो मैं उसे करेक्ट करके टेलीग्राम में डाल दूंगा। आगे बात करते हैं तो जो बड़े नगर थे उसको ऊर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ऊर कहा जाता था। और जो छोटे गांव होते थे उसको सिरूर कहा जाता था। यहाँ पे एक चीज़ आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हो सकते हैं। छोटे गांव को कहा जाता था सिरूर, ठीक है। और छोटे ग्राम सभा अलग होता है और गांव अलग होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ग्राम सभा को अवय कहा जाता था। क्या? अवय, ठीक है। और जो आपका छोटा गाँव था उसको सिरूर कहते थे, बड़ा गाँव को ऊर कहते थे। आगे बात करते हैं तो सैनिक व्यवस्था में यहाँ पे देखें तो राजा जो है वो युद्ध प्रेमी होते थे, हम लोगों ने अभी देखा। और राजा के पास पेशेवर सैनिक होते थे और इन सैनिकों के कप्तान को एनाड़ी कहते थे। क्या कहते थे? एनाड़ी कहते थे। साथ ही आगे बात करें तो सेना में आपका जो है रथ वाला दल होता था, हस्ती दल होता था, हाथ से लड़ने वाला, घुड़सवार होते थे, साथ ही साथ पैदल सेना होती थी, ठीक है। और ये जो सेना होती थी इसके जो सामने जो
आपका टुकड़ी रहता था उसको तुसी कहते थे, और पीछे वाली टुकड़ी को कहते थे कुले। क्या कहते थे? तो कुले कहते थे। देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि साउथ इंडिया में नाम भी काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। आगे हम लोग अगर बात करें तो चोलों की शासन व्यवस्था में नागरिक और सैनिक पद जो थे वो उस पदों पे मुख्य रूप से जो है धनी किसान ही होते थे। ठीक है, किसान के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वहाँ पे फसल जो है काफ़ी अच्छी होती थी और खेती जो है अपने चरम सीमा पर काफ़ी बेहतरीन होती थी। यहाँ पे देखिए महिलाओं को भी जो है राजा अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त करता था। महिलाओं को जो है पर्सनली जो है ये नियुक्त करता था ताकि उसकी सुरक्षा महिलाओं के द्वारा की जाए। आगे बात करते हैं, चलिए अब डिस्कस करते हैं कर व राजस्व प्रणाली के बारे में। कर व राजस्व प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो देखिए संगम काल में जो है कृषि और व्यापार दोनों ही बहुत ही अपने बेहतरीन अवस्था में थे। दोनों से जो है किसानों की, इसके साथ साथ व्यापारियों की जो है इनकम काफ़ी अच्छी हो रही थी और राजा को जो है आय का प्रमुख साधन कृषि और व्यापार ही था। यहाँ पे देखिए जो राजा था वो अनाज और नगद दोनों रूपों में जो है अपना जो टैक्स है वो वसूल करता था। और राजा का जो आय का दूसरा सबसे प्रमुख साधन था वो था आपका युद्ध से लूटा हुआ धन। युद्ध से लूटा हुआ धन भी राजा के लिए आय का प्रमुख साधन था। और आपको पता है कि राजा जो है वो युद्ध प्रेमी होता था, काफ़ी ज़्यादा युद्ध करने में इंटरेस्टेड रहता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कर जो अदा करने वाला क्षेत्र था उसको बांटा गया था आपका वरीयमवारी में। ठीक है, वरीयमवारी में। और जो लगान वसूलने वाला था उसको वारियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो वारियर कहा जाता था। इसका भी ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, भूमि कर मतलब कि भूमि संबंधी कर को कहा जाता था इरय। ठीक है, और जो सीमा शुल्क होता था उसको कहते थे सुगम। क्या कहते थे? सुगम। आगे बात करते हैं तो वैसा शुल्क जो राजा को वादा किया जाता था, राजा को डायरेक्ट दिया जाता था, उसको कहते थे पादु। क्या कहते थे? तो पादु शुल्क कहते थे। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए वर्ण भेद जो था वो इस व्यवस्था में भी था। और इस व्यवस्था में वर्ण भेद कैसे था थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे जो ऊपर था वो था आपका राजा। कौन था? तो राजा था। उसके बाद कौन था? तो ब्राह्मण। सबका नाम अलग अलग मिलता है। ठीक है, राजा को वहाँ पे क्या कहता था? तो अग्रसर कहा जाता था। उसके बाद ब्राह्मण को कहता था सुडगुम। ठीक है, उसके बाद वेल्लारी किसानों कहा जाता था। फिर वेनिगर कहा जाता था आपका व्यापारी को। और पुलयन कहा जाता था आपका दस्तकार को। ठीक है, जो दस्तकारी थे उनको कहा जाता था। यहाँ पे देखिए समाज में राजा और ब्राह्मण दोनों का तो सबसे प्रमुख स्थान था। ठीक है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो इम्पैक्ट है वहाँ पर भी दिखने को मिलता था। आगे बात करते हैं तो किसानों का जो स्थान था वो कृषि कार्य करते थे वो। ठीक है, और व्यापारी वर्ग को समाज में खास तौर से रुचि नहीं थी, सामाजिक कार्यों में बहुत अधिक रुचि नहीं थी। दस्तकार क्या करते थे? तो दस्तकार करते थे रस्सी और चमड़ा का काम करते थे, उसे चारपाई चटाई इत्यादि बना के बेचने का काम करते थे। तो यहाँ पे देखिए ब्राह्मण और जो राजा था उसके बाद किसान का स्थान आता था। और व्यापारी वर्ग को जो था समाज के कार्यों में बहुत अधिक रुचि नहीं थी, वो बस अपना व्यापार करने का काम करता था, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों पे नहीं था। आगे बात करते हैं तो ब्राह्मण जो है एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, ब्राह्मण मांस खाते थे और टाड़ी पीते थे। और ध्यान दें इसे जो है समाज में बुरा भी नहीं समझा जाता था। और यहाँ पे जो वैदिक यज्ञ था वो भी होने शुरू हो गए थे। ठीक है, और वैदिक इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा जो है साउथ इंडिया में पड़ने लगा था। और इसके कारण जो है दान की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। दान, जहाँ पे यज्ञ होगा वहाँ पे क्या होगा? दान होगा। ब्राह्मण क्या करते थे वैदिक में काल में? यज्ञ के बदले दान लेते थे पशुओं का, और बाद में धन का भी ये दान लेना शुरू कर दिए थे। आगे बात करते हैं स्त्रियों की दशा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो स्त्रियों की जो दशा थी वो अच्छी थी बाकी जो भी साम्राज्य थे उनसे। और इनको दरबार में गायकों के साथ जो है डांस करने का, मतलब कि नर्तकी के रूप में कार्य करने का भी जो है इन्हें छूट दिया गया था। और इन जो डांस करने वाली महिलाएं होती थी इनको कहा जाता था पानर। क्या कहा जाता था? तो पानर कहा जाता था। समाज में छुआछूत था, लेकिन दास प्रथा का कहीं भी जिक्र खास तौर से नहीं मिलता है, लिखित रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संगम साहित्य के द्वारा जो है मृत्यु संस्कार भी यहाँ पे जिक्र में मिलता है। और मृत्यु संस्कार में आपका अग्निदाह और इसके साथ ही साथ समाधिकरण, मतलब कि जमीन के नीचे समाधि बनाना। ठीक है, ये दोनों विधियां मिलती है। सती प्रथा था और विधवाओं की स्थिति वो दयनीय थी।
विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। सती प्रथा में क्या होता था, अगर पति मर जाता था तो उसके साथ पत्नी को भी जो है चिता में जला दिया जाता था। धार्मिक मतों की यहाँ पे बात करें थोड़ी सी, तो धार्मिक मतों में 3 मत बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ब्राह्मण मत, बौद्ध मत और जैन मत। कौन कौन से मत, ब्राह्मण मत, बौद्ध मत और जैन मत प्रमुख थे। और तीनों मतों के कारण जो है अक्सर वहां पे कंट्रोवर्सी बनी रहती थी, एक दूसरे के बीच जो है वो विरोधाभासी जो है चीजें बनी रहती थी। यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी क्योंकि वैदिक जो इम्पैक्ट है, वैदिक जो प्रभाव है वो पड़ना शुरू हो गया था। और सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता यहाँ पे मुरुगन को माना जाता था। और मुरुगन का ही नाम कहीं कहीं आपको सुब्रमण्यम भी देखने को मिलेगा। सुब्रमण्यम टाइटल अभी भी वहाँ पे लोग यूज करते हैं, तो सुब्रमण्यम वही है। मुरुगन और सुब्रमण्यम दोनों का नाम लगभग सिमिलर जो अर्थ है उस रूप में यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं, तो आर्थिक व्यवस्था का अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करें तो समकालीन साहित्य में जो है आर्थिक व्यवस्था जो है आपका प्रमुख रूप से कृषि और व्यापार के ऊपर ही था। कृषि की बात करें तो इनकी नौसेना काफ़ी मजबूत थी और जिसके कारण ये जो है विदेश से व्यापार काफ़ी ज़्यादा करते थे। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है कृषि और अपने जो व्यापार हैं वो चरम सीमा पे थे। साथ ही साथ यहाँ पे मछली उत्पादन और जहाज़ों का निर्माण भी होता था। मछली उत्पादन क्यों होता था, तो मछली उत्पादन इसीलिए होता था क्योंकि ये समुद्र किनारे था। ठीक है, आपका जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वो कहाँ है, समुद्र किनारे है, तो यहाँ पर जो है जो मछली उत्पादन है उसका और साथ ही साथ जहाज का निर्माण, जहाज़ों का निर्माण भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता था और इससे जो है आर्थिक व्यवस्था में उनका सुधार आता था। चोल साम्राज्य की बात करें तो चोल साम्राज्य का जो नौसेना था अपने आप में बहुत मजबूत था। इसके जो है कई समुद्री देशों के साथ भी रिश्ते थे, जैसे श्रीलंका और इसके साथ ही साथ मालदीव, इंडोनेशिया इत्यादि। श्रीलंका को तो इन्होंने जीत भी लिया था। वस्तु विनिमय की बात करें तो जो प्रमुख व्यापार का माध्यम था वो था वस्तु विनिमय। किसमें, तो चोल साम्राज्य में। और इसके साथ ही साथ अनाज का विनिमय प्रमुख रूप से यहाँ पे होता था। अनाज के विनिमय आयात के रूप में घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, उसके साथ ही साथ सीसा, कांच, शराब, मुद्रा इत्यादि जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो ये चीज़ थी उनका जो है वो आयात किया जाता था। निर्यात में सबसे ज़्यादा मसाले जो है इनके निर्यात किए जाते थे। कौन, तो मसाले, मसालों का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता था। साथ ही साथ वस्त्र आपको पता होगा कोयम्बटूर काफ़ी ज़्यादा फेमस है वस्त्र निर्माण के लिए। साथ ही साथ कछुओं की खोपड़ी, मोती इत्यादि भी ये निर्यात करते थे। तो इस तरीके से जो है इनका आर्थिक व्यवस्था चलता था। आगे बात करते हैं, तो व्यापार में अगर हम लोग देखें तो भारत के साथ साथ ये सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में भी अपना जो व्यापार चलाते थे, जो श्रीलंका या मालदीव या इंडोनेशिया इन सब देशों के साथ भी जो है ये अपना व्यापार चलाते थे। साथ ही यहाँ पे देखिए प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में जो है गंगा घाटी से लेकर गोदावरी घाटी तक, कहाँ से कहाँ तक, तो गंगा घाटी से लेकर गोदावरी घाटी तक इनका जो व्यापार था वो मिलता है। और इसके लिए एक पथ का निर्माण किया गया था, उस पथ को कहा जाता था दक्षिणा पथ। आपने कहीं अगर सुना होगा तो ध्यान रखें, दक्षिणा पथ कहा जाता था। आगे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, तो समुद्री मार्गों में प्रमुख रूप से रोम, अरब, चीन, मालदीव के साथ भी ये व्यापार करते थे। किससे किससे, तो रोम, अरब, चीन, मालदीव इसके साथ ही ये व्यापार करते थे। क्योंकि चोल जो साम्राज्य था उसका जो नौसेना था काफ़ी मजबूत था। और देखिए शुरुआती समय में इसका नौसेना बहुत मजबूत तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब दूसरी बार इस चोल साम्राज्य का उत्थान हुआ था तब यह काफ़ी मजबूत होकर उभरा था और अपने आसपास के सभी जो राज्य हैं उनको जीत के एक चोल साम्राज्य था वो महत्वपूर्ण अपना साम्राज्य बना लिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है वो चोल साम्राज्य अपने शासन व्यवस्था चलाता था और इसके साथ ही साथ कौन कौन से जो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर चोल साम्राज्य कैसे जो है अपने साम्राज्य को बेहतरीन ढंग से चलाता था। तो ये सब चीज़ें देखी हम लोगों ने, इसमें हम लोग विशेषताओं के भी जिक्र की और कुछ चीज़ें जो थी वो नेगेटिव चीज़ें थी इस साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने उसके भी बारे में डिस्कशन किया। क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उसके बारे में आप क्वेश्चन में आंसर आसानी से दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि कॉन्सेप्ट बिल्डअप एक बार हो जाता है तो आप अपने तरीके से भी जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंटेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे किसी और एक आंसर राइटिंग के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।